मेरा पति मुझसे शादी कर कर अपने साथ मुझे ससुराल लेकर जा रहा था। रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई। मेरे पति ने मुझे उतारा और कहा कि मैं अभी गाड़ी बनवा कर लेकर आता हूँ। मैं इंतज़ार करती रह गई मगर मेरा पति नहीं आया। रात भी हो गई थी। तभी एक लड़का जिसका नाम ऋषि था वहाँ पर आकर मुझसे पूछने लगा और कहा कि तुम्हारे यहाँ रहना ठीक नहीं है तो मेरे साथ मेरे घर चलो। वह मुझे अपने घर ले गया। वह घर में अकेला रहता था। इसका एक भाई था। उसका भाई रात में पीकर आता था। ऋषि ने मुझे अपने भाई के सामने जाने के लिए मना किया था क्योंकि वह पीकर आता था। वह अपने होश में नहीं रहता था। एक दिन उसका भाई आकर कमरे में चिल्ला रहा था और ऋषि जो सो चुका था। मैं उसके कमरे में गई। जब मैं उसके भाई को देखी तो मेरे हक्का बक्का रह गई। उसका भाई तो मेरे साथ। मेरी आज शादी थी। लड़के वाले ने बहुत दहेज मांगा था। मेरे पिताजी ने घर को बेचकर दहेज और पैसे लड़के वाले को दिए थे मगर फिर भी लड़के वाले को दहेज कम लग रहा था। उन लोगों ने शादी वाले दिन पिताजी से कहा कि दहेज में हम लोगों को गाड़ी चाहिए। मेरा बेटा को गाड़ी चलाने का शौक़ है। मेरे पिताजी ने लड़के वाले को गाड़ी देने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं इसलिए मैं गाड़ी नहीं दे सकता हूँ। मैंने अपना घर बेचकर ही आप लोगों को पैसे और दहेज दिए हैं। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह बात जब पिताजी लड़के वाले को कही तो लड़के वालों ने कहा कि तो हम लोग भी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर गाड़ी देंगे तो ही शादी होगी वरना नहीं होगी। मेरे शादी को लेकर मेरे पिताजी एकदम से परेशान हो गए और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी मगर लड़के वाले को ज़रा भी फिक्र न थी। वह तो बस अपने बात पर अड़े थे। मेरे पिताजी हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे कि ऐसा ना करें, मेरी बेटी की बारात वापस ना ले जाए। मेरे पास जितना भी था मैंने सब कुछ दे दिया है। आप लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा ना करें। मगर लड़के वाले बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़का आया और मेरे पिताजी को उठाया और कहा कि क्यों इस पत्थर दिल के सामने आप रो रही हैं। ये लोग इंसान नहीं हैं, जानवर हैं। इन लोगों की फीलिंग दिखाई नहीं दे रही है। आप क्यों गिड़गिड़ा रही हैं इसके सामने, क्यों भीख मांग रहे हैं अपनी बेटी के लिए। इन्हें जाने दें। आपकी बेटी के लिए और भी लड़का होगा। जब वह लड़का मेरे पिताजी को कहा तो मेरे पिताजी ने कहा कि कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। अगर आज मेरी बेटी की बारात वापस लौट जाएगी तो कोई भी लड़का मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। पूरे समाज में सर उठाकर नहीं जी सकता हूँ। हर कोई मुझे कहेगा कि इसकी बेटी की बारात दरवाजे से लौट गई है। मैं कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। तुम कौन हो और तुम क्यों मेरे बीच में बोल रहे हो। मगर वह लड़का फिर भी मेरे पिताजी को समझा रहा था और कह रहा था कि इन लोगों के पाँव ना पड़े, इन लोगों के हाथ ना जोड़े। वह लड़का लड़के वाले को बहुत बोला और दूल्हे की घर वाले को कहा कि आप लोग एक नंबर के घटिया इंसान हैं, गिरे हुए इंसान हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी भी आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप लोग यहाँ से जाएं। ऐसे बेशर्म घर में कौन शादी करेगा। जब उस लड़के ने दूल्हे वाले को कहा तो वह लोग मेरे पिताजी को बोलकर चले गए। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा उस लड़के पर गुस्सा किए और कहें कि तुमको क्या ज़रूरत थी लड़के वाले को बोलने की। वह लोग गुस्सा कर कर चले गए हैं। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। फिर मेरे पिताजी ने उस लड़के को कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की बारात वापस लौटी है। अब तुम्हें ही मेरी बेटी की समस्या दूर करनी होगी। तुम्हें आज मेरी बेटी की शादी किसी भी लड़के से करानी होगी तो मैं अपनी जान दे दूँगा अगर तुमने नहीं कराया तो। और मेरे पिताजी ने घर से माचिस लिया आया और अपने आप को आग लगाने की धमकी दी। उस लड़के ने सभी लड़के से पूछा। सब लड़के पीछे हट गए। किसी ने भी मेरा हाथ नहीं थामा और कोई भी मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर पिताजी अपनी जान लेने की कोशिश करने लगे। वह लड़का डर के मारे कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पिताजी को मरने से बचाया और मुझसे शादी कर लिया। और मेरे पिताजी ने उस लड़के के बारे में छानबीन भी नहीं की कि किस के साथ अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं। वह लड़का क्या करता है।
उसकी फैमिली कहाँ है, कुछ भी नहीं पूछा और मेरी कन्यादान कर दी। मैं अपने पिताजी को मना कर रही थी, मगर मेरे पिताजी मेरी बात नहीं माने और मेरी शादी अनजान लड़के से करा दी। वह लड़का मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर पिताजी ने कहा कि इसकी शादी तुमसे हुई है, तुम अब इसे अपने साथ ले जाओ, अब जो तुम्हें इसके साथ करना है करो। मेरे पिताजी ने एक बार भी मुझे मुड़कर दोबारा नहीं देखा, क्योंकि मेरे पिताजी को मुझसे नफ़रत थी, क्योंकि मेरी पैदाइश के वक्त मेरी माँ की मौत हो गई थी और इसी वजह से मेरे पिताजी समझते हैं कि उनकी पत्नी की जान मेरी वजह से गई है, इसलिए वह मुझे बचपन से ही नफ़रत करते थे, मगर फिर भी मुझसे मोहब्बत करते थे। तभी तो लड़के वाले को अपना घर बेचकर सारा दहेज खरीद कर दे दिया था। मेरे पिताजी भी मजबूर थे, क्योंकि उन लोगों ने भी पैसा नहीं लौटाया था और जिसने घर खरीदा था वह आज रात ही घर खाली करने के लिए कह दिया था। मेरे पिताजी ने जिससे घर बेचा था उससे कहा था कि मैं इसी घर में रहकर आप लोगों के घर में सेवा करूंगा। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे ज़बरदस्ती अनजान लड़के से शादी कराकर मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया और अकेले ही सारा दुख झेलना चाहते थे। रास्ते भर मैं यही सोच रही थी कि मेरे पिताजी कैसे रहेंगे, उन्हें अपना घर बेच दिया है, अब वह अपना गुजारा कैसे करेंगे। मैंने अपने पिताजी को बचपन से देखा है दुख उठाते हुए, मुझे बचपन में पाला भी था बहुत मुश्किल से, और आज जब मेरी शादी की तो अपना सब कुछ बेच दिया। यही सब सोच रही थी तभी मेरे पति की गाड़ी ख़राब हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम थोड़ा उतरोगी, गाड़ी ख़राब हो गई है, इसे बनवाना पड़ेगा, तुम यहाँ पर ठहरो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यहाँ पर कोई मैकेनिक नहीं है तो मेरा यहीं पर इंतज़ार करो। ये कहकर वो गाड़ी को धक्का देकर लेकर चले गए। मैं बहुत देर तक इंतज़ार कर रही थी, मगर मेरे पति नहीं आए। मैं बहुत देर तक इंतज़ार करती रही। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा था, क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला था और मैं यहाँ का रास्ता भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं इतनी सोच में डूब गई थी कि मुझे रास्ता का पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पर आई हूँ। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं किसी को फ़ोन कर बता दूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरे पति ने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। इतना तो मुझे पता लग गया था कि वह मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरे पति थोड़ी देर बाद वह गाड़ी में बैठकर चलाकर चले गए थे। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं, और देखते ही देखते अंधेरा भी हो गया था। तभी एक गाड़ी वहां पर आकर रुकी। मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी। उसमें से एक लड़का निकला और कहा कि मेरा नाम ऋषि है, तुम अपना शादी छोड़कर भागकर आई हो क्या? मैंने उसे नाम में सर हिलाया। फिर उस लड़के ने कहा, तो फिर यहाँ पर क्या कर रही हो सड़क पर? मैंने उस लड़के को कहा कि मेरी आज शादी थी और मेरे पति की गाड़ी ख़राब हो गई थी और बनाने के लिए गए हैं, मगर अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। वह लड़का मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम बेवकूफ़ हो क्या? देखने में तो नहीं लग रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया है? वह तुम्हें बेवकूफ़ बना गया है। मैं जब उसकी बात सुनी तो मुझे अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। एक तरफ मेरे पिताजी ने अनजान लड़के से मेरी शादी करा दी थी। वह अनजान लड़का मुझे बीच सड़क पर छोड़कर चला गया और मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। वह लड़का ऋषि मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। मुझे जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। मैंने मना भी किया था, मगर कोई चारा नहीं था मेरे पास उसके साथ जाने का, इसलिए बहुत कुछ सोच समझकर मैं उसके साथ चली गई थी। वह मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत बड़ा था। उसने मुझे रहने के लिए एक कमरा भी दिया था। मैंने ऋषि से पूछा कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है? उसने कहा कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं बस अकेला रहता हूँ। उसने मुझे एक कमरा दे दिया था। मैं उसी कमरे में बैठी हुई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बज गए थे। ऋषि मुझे खाना दिया और मैं कमरे में ही खाना खा ली थी। डर के मारे बाहर नहीं निकल रही थी, क्योंकि घर में मैं अकेली थी और वह लड़का था। इसी डर से मैं बाहर नहीं निकल रही थी। 12 बजे तो उसके घर का डोर बेल बजा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं सोच में पड़ गई।
और मैं सोच रही थी कि जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ, आखिर बाहर कौन है। मगर मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मगर बहुत देर से दरवाजे की डोरबेल बज रही थी। मैं हिम्मत करके थोड़ा सा गेट खोली। जैसे ही मैंने गेट खोला तो देखती हूँ जब तक ऋषि दरवाज़ा खोल दिया था। मैं अपने कमरे से ही देख रही थी, क्योंकि मेरे कमरे के सामने ही मेन डोर था, इसलिए मेरे कमरे से सामने का दरवाज़ा साफ दिख रहा था। ऋषि ने किसी को कंधे पर पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऋषि किसको पकड़कर कमरे में ले जा रहा है। कहीं कोई लड़की तो नहीं है? ऋषि अय्याशी लड़का तो नहीं है? उसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? मेरे मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे और मैं डर के मारे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर एक कोने में दुबक कर बैठ गई थी। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। मेरा सोच कर दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं सोच रही थी कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गई हूँ, कहीं ऋषि मेरे साथ भी कुछ गलत तो नहीं करेगा। जो अभी रात में आया था, हो न हो ऋषि किसी लड़की को पकड़कर अपने कमरे में लेकर जा रहा था। मैं सोचने लगी कि मैं बेकार में इसके साथ इसके घर पर आ गई हूँ। वह भी ऋषि अकेला रहता है और रात में कोई लड़की उसके साथ सोती है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं अपने घर भी तो नहीं जा सकती थी। जैसे तैसे कर मैंने सुबह की। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं डर के मारे बाहर नहीं जा रही थी। मैंने सोचा कि मौका देखकर मैं आज इस घर से निकल जाऊंगी। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बस मुझे मौका देखकर यहाँ से निकलना है। दोपहर के 12 बज गए थे और मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं गई थी। बार बार दरवाज़ा की तरफ जाती थी और पीछे लौट जाती थी। जब 12 बज गया, मैं यूं ही एक कोने में बैठी हुई थी। तभी मेरे कमरे की दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। मैं डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोली। वह ज़ोर से ढकढकाया, फिर भी नहीं खोली। तभी बाहर से ऋषि ने आवाज़ दिया और कहा कि अब तक सो रही हो? दोपहर के 12 बज गए हैं, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ, दरवाज़ा खोलो और नाश्ता ले लो। तुम्हें भूख लगी होगी क्योंकि तुमने रात में भी ठीक से खाना नहीं खाया है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ऋषि ने मुझे बहुत बोला। क्यों तुम कुछ नहीं कह रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? वह एक सांस में न जाने क्या क्या बोले जा रहा था और जब मैंने जवाब नहीं दिया तो थोड़ी देर बाद दरवाजे को ज़ोर से तोड़ने लगा था। मैंने कहा, नहीं, मैं जगी हुई हूँ, मुझे नाश्ता नहीं करना है, तुम अपना नाश्ता लेकर जाओ। ऋषि ने कहा, क्यों नहीं नाश्ता करना है तुम्हें, और तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? मैंने कहा, मैं नहीं खोल सकती हूँ, मुझे घर जाना है। मैं जान गई हूँ तुम अच्छे इंसान नहीं हो। मैं तुम्हें रात में देख लिया है। अगर तुमने मुझे घर जाने नहीं दिया तो मैं यहाँ चिल्ला कर शोर मचा दूंगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद करके रखा हुआ है। मैंने जानबूझकर ऋषि को डराया ताकि वह मुझे अपने घर जाने दें। मैं सोच रही थी जैसे तैसे कर मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। मेरी बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम क्या कह रही हो? तुमने आखिर रात में क्या देख लिया जो मुझ पर शक करने लगी हो? फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हें रात में किसी लड़की को अपने कमरे में ले जाते हुए देखा है। तुम एक नंबर के घटिया लड़के हो। ऋषि ने कहा कि तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मैं किसी लड़की को अपने कमरे में लेकर जा रहा था? मैं किसी भी लड़की को अपने कमरे में लेकर नहीं जा रहा था। तुमने जो देखा है वह कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। वह मेरा बड़ा भाई है। वह रात में अक्सर पीकर आते हैं और अपने होश में नहीं रहते, इसलिए मैं उन्हें पकड़कर कमरे में लेकर जाकर सुलाता हूँ। तुम यह बेकार की बातें मुझसे मत कहो और दरवाज़ा खोलो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला हूँ। तुमको यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरे कमरे में जाकर देख लो, वहाँ कोई लड़की नहीं है, मेरा भाई सोया हुआ है। मेरी बात पर यकीन करो और दरवाज़ा खोलो। और तुमने रात में खाना सही से नहीं खाया था। तुम अपने दिमाग से ये फालतू बातें निकाल दो। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ।
जब उसने कहा तो मुझे थोड़ा उसके बात पर भरोसा हुआ और मुझे भूख भी लगी थी, इसलिए डरते डरते मैंने दरवाज़ा खोला। ऋषि खाना लेकर बाहर खड़ा हुआ था। उसने मुझे नाश्ता पकड़ा दिया और कहा, लो खा लो, और कहा कि जो तुमने रात में देखा था कोई और नहीं, मेरा भाई था। मेरा भाई बहुत ज़्यादा पीता है, इतना पीता है कि वह अपने होश में नहीं रहता। मेरा भाई पहले इतना नहीं पीता था, मगर अपने हालात और अपनी पिछली बात को भुलाने के लिए उसने पीना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी कहानी। हम 2 भाई थे। हमारा परिवार बहुत ही अच्छा परिवार था, हंसता खेलता परिवार था। मैंने माँ बाप ने हम दोनों भाई को बहुत पढ़ाया लिखाया था। मेरा भाई की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। मेरी माँ ने सोचा कि अब अपने बड़े बेटे की शादी हो जाना चाहिए था। मेरे बड़े भाई का नाम एकलव्य था। एकलव्य भाई अपने पढ़ाई होने के बाद पापा की बिजनेस में हाथ बटाने लगे थे और पापा ने भी सोचा कि अब मेरे बेटे की शादी हो जाना चाहिए। और पापा ने एकलव्य भाई से बात की। एकलव्य भाई कभी भी माँ बाप की बात को नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने भी शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। पापा अपने दोस्त की बेटी से ही शादी करना चाहते थे और शादी भी तय हो गई थी। भैया ने अपनी होने वाली पत्नी को नहीं देखा था। शादी से पहले मंगनी हुई थी। मंगनी में पापा और हम लोग सभी लोग गए थे। मंगनी बहुत धूमधाम से हुआ था और शादी की भी डेट आ गई थी। शादी का दिन करीब था, मगर भैया वक्त पे शादी करने से इनकार कर रहे थे। पापा ने वजह पूछा तो भैया ने कुछ भी नहीं बताया। पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा गए क्योंकि सभी को इनविटेशन दे दिया गया था। पापा की इज्जत का सवाल था और भैया शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। माँ और पापा ने भैया को बहुत समझाया मनाया, मगर भैया शादी के लिए मान नहीं रहे थे। पापा ने यहाँ तक भी पूछा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, मगर भैया ने कहा कि नहीं, मैं किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता हूँ, मगर मुझे यह शादी नहीं करनी है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? पापा ने अपनी इज्जत की खातिर यहाँ तक भैया को बोला, कहा कि अपनी मरने की धमकी दी, तो भैया घर छोड़कर भाग गए। शादी होने में एक ही दिन बचा हुआ था। मम्मी पापा और भी ज़्यादा परेशान हो गए। मम्मी पापा ने गाड़ी निकाल कर खुद ही ढूंढने के लिए निकल गए थे, मगर भैया का तो अता पता नहीं चला। मगर माँ और पापा वापस घर नहीं आए। उन दोनों के रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गई थी और मम्मी पापा की वहीं पर मौत हो गई थी। जब मौत की खबर भैया को पहुंची तो भैया दौड़े दौड़े घर पर आए और मम्मी पापा की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगे थे। मैंने एक दिन भैया से पूछा, तो भैया आप शादी के लिए क्यों नहीं तैयार थे? क्यों आप मम्मी पापा की बात नहीं माने? अगर आप बात मान लेते तो आज मम्मी पापा हमारे साथ रहती और आप घर छोड़कर क्यों भागे थे? भैया ने कहा, अगर मैं उस दिन नहीं जाता नहीं भागता तो मम्मी पापा मेरी ज़बरदस्ती शादी कर देते। मैंने कहा, तो क्या हो जाता अगर आपकी शादी हो जाती? वैसे भी आप किसी लड़की को पसंद नहीं करते हैं। तो भैया ने कहा कि किसने कहा कि मैं किसी लड़की को पसंद नहीं करता हूँ? मैं तो उसी लड़की से प्यार करता हूँ जिससे मेरी शादी होने वाली थी, मगर वह लड़की मुझसे प्यार नहीं करती। वह मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं उसे मार्केट में देखा था, वह किसी लड़के के साथ घूम रही थी। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और कहने लगी कि अच्छा हुआ कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया है। तो मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ। तुमने जिसके साथ मुझे देखा है मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, मगर मैं अपने माँ बाप के खिलाफ भी नहीं जा सकती हूँ और मैं इसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ। इसके बिना अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती हूँ, मगर अपने माँ बाप को नाराज़ भी नहीं कर सकती हूँ। क्या आप यह जानते हुए भी मुझसे शादी करेंगे? यह जानते हुए कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस रिश्ते से पीछे हट जाएं। आप मुझसे शादी ना करें।
आप मेरा नाम कभी मत लीजिएगा कि मैं आपको मना की हूँ, नहीं तो मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। अगर आपने मेरा नाम लिया तो मैं भी मर जाऊँगी। यह सब आपको करना होगा। प्लीज़, मैं नहीं कर सकती हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हैं। उस लड़की ने मुझसे मदद मांगी और मैंने हाँ कह दिया क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा था, मगर वह मेरे साथ खुश नहीं रहती, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसकी मदद की और मैं घर आकर मम्मी पापा को बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। मगर मैं सच नहीं बता सकता था। अगर सच बताता तो वह लड़की खुद की जान ले लेती। क्यों मैंने गलत किया? तू ही बता भाई। भैया की कोई गलती नहीं थी, मगर भैया सच्चाई बता देनी चाहिए था। कम से कम माँ बाप को तो बोल सकते थे ना कि लड़की ने मना किया है, वह शादी करना नहीं चाहती है। अगर भैया बता देते तो आज मम्मी पापा जिंदा होते। भैया खुद की गलती ही दे रहे थे। उन्हें लगता था कि उनकी वजह से माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, और तो और भैया जिससे मोहब्बत करते थे उसकी नहीं हो पाई। उनकी शादी किसी और से हो गई और दोनों बातों को भैया ने अपने दिमाग पर ले लिया था और भैया परेशान होकर शराब पीना शुरू कर दिया। इतना पीते हैं कि उन्हें होश नहीं रहता। मैं अपने भैया को हर तरीके से समझा कर देख लिया है, मगर शराब पीना नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, बस अपने हालात की वजह से ऐसे बन गए हैं। उन्हें आज तक यही लगता है कि मम्मी पापा की मौत के ज़िम्मेदार वह खुद हैं। आज भी भैया के सामने कोई बुराई दिखती है तो रोकते हैं, अपनी आँखों के सामने बुराई को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ऋषि ने आगे कहा कि भैया को लड़कियों से नफरत करने लगे हैं। जब से हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, तब से भैया लड़की से नफरत करने लगे हैं, क्योंकि एक लड़की की वजह से ही मेरी माँ बाप की मौत हुई है, इसलिए उन्हें लड़की से नफरत है। और तुम भी भैया के सामने बिल्कुल मत आना। ऋषि ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। उसके भैया जब भी घर पर रहते थे तो मैं उनके सामने नहीं जाती थी, अपने कमरे में ही बंद रहती थी। उसके भैया जब चले जाते थे तभी मैं कमरे से बाहर निकलती थी। मगर एक दिन अचानक रात में मेरी आँख खुली। मेरे कमरे में पानी पीने के लिए नहीं था, तो मैंने पानी लेने के लिए बाहर किचन में जा रही थी। तभी ऋषि के भैया के कमरे से आवाज़ आ रही थी। वह ऋषि को बुला रहे थे। ऋषि गहरी नींद में था। ऋषि के भैया पानी मांग रहे थे। मैं अपना पानी जो हाथ में ली हुई थी वह पानी ऋषि के भैया को देने के लिए उनके कमरे में गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने ऋषि को भैया को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह कोई और नहीं, वह मेरा पति ही था। मेरे हाथ से वह गिलास का पानी नीचे गिर गया। तभी ऋषि के भैया ने कहा कि तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? शायद वह मुझे पहचान गए थे, मगर फिर वह बिस्तर पर सो गए क्योंकि वह अपने होश में नहीं थे। मैं उसी वक्त ऋषि के कमरे में जाकर ऋषि को उठाया और अपनी शादी की सारी बात बताया कि कैसे हुई तुम्हारे भैया से शादी। तुम्हारा भैया ही मेरा पति है। ऋषि ने कहा कि मैं यकीन नहीं कर सकता, भैया लड़की से नफरत करते हैं, वह तुमसे शादी क्यों करेंगे? मैं शादी में जो हुआ वाक़या पूरा बताया और कहा कि किस तरह तुम्हारे भैया ने मुझसे शादी की है उसे, मगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि मुझे गलतफहमी हुई है, उसका भाई मेरा पति नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, सुबह होने दो, मैं तुम्हें तुम्हारे भैया से पूछवा दूंगी, तब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। तभी ऋषि ने कहा कि भैया अपने होश में नहीं रहते। यह कहकर ऋषि सो गया, मगर मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे पति जो है वह ऋषि का भैया है। यही सोच सोचकर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं सोच रही थी कि वह मुझे अपनाएंगे या नहीं, अब मेरा क्या होगा। जैसे ही सुबह हुई मैं सबसे पहले अपने पति के कमरे में गई। मैंने कहा उनसे, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं कि मैं कौन हूँ? वह मेरी तरफ देखने लगे और फिर कहे, हाँ मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, तुम कौन हो? तुम्हारी शादी उस दिन हो रही थी, मगर मेरी वजह से टूट गई थी और तुम्हारे पापा ने ज़बरदस्ती तुमसे मेरी शादी करा दिया था।
जबकि मैं लड़की से नफरत करता हूँ। मैंने इसलिए शादी की कि मेरी वजह से किसी की जान न जाए। इसी वजह से मैंने तुमसे शादी कर ली, मगर मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती हो। तुम अपनी आंखों से देख लिया ना, मैं कैसी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ खुश रहोगी? मैंने अपने पति से कहा, क्यों नहीं खुश रहूँगी? जब आपसे मैंने शादी की है तो इसे निभाऊंगी। मेरे पति ने कहा कि यह जानते हुए भी कि मैं एक पियक्कर हूँ, मैं अपने होश में नहीं रहता और तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारोगी। मैंने कहा, आपकी यह आदत छुड़वा दूंगी और आपको मैं फिर से एक अच्छा इंसान बनाकर दिखाऊंगी। पहले आप जैसे थे वैसे ही बना दूंगी। और मेरे पति ने कहा कि यह पॉसिबल नहीं है, मैं अब वैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता हूँ, अब यही मेरी ज़िंदगी है। मैंने कहा, एक बार कोशिश करके तो देखिए, क्यों खुद को दोषी ठहरा रहे हैं? जो किस्मत में लिखा हुआ था वही हुआ है। आपकी वजह से किसी की जान नहीं गई है। एक बार आप आगे बढ़िए तो सही, पिछली पूरी बात भूल जाइए और मैं आगे बढ़ने के लिए आपके साथ खड़ी हूँ, आपकी मदद करूँगी। प्लीज़, आप बुरे इंसान नहीं हैं। मैं जानती हूँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं इतने दिन से इसी घर में रह रही हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले दिन से ही आपको सुधारने के लिए लग जाती। अगर आप मुझे घर से निकालेंगे तो मैं अपनी जान ले लूँगी और फिर मेरी जान की जिम्मेदार आप होंगे। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा, तुम इसी घर में रहोगी। फिर मैंने उसी घर में रहकर धीरे धीरे अपने पति को सुधारने लगी, उनकी बुरी आदत छुड़ाने लग गई। धीरे धीरे कर कर वह मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, आप कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक